सादी साहब, आपने तमिलनाडु के एक 1500 साल पुराने एक मंदिर पर दावा ठोक दिया, वहां की गांव की जमीन पर दावा ठोक दिया। अभी रिसेंटली आपने कर्नाटक में लगभग आपने 1200 एकड़ जमीन, किसानों की जमीन, उस पर आपने दावा ठोक दिया। मैं आपको बताऊं, सारा नेशनल आर्काइव्स में हमारा गजट मौजूद है। अगर किसी ये जितने बैठे हुए सिंधु परिषद वाले वहां जाकर थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाए, उन गजटों को पढ़े जाके, जो हमारी प्रॉपर्टी महफूज है आज तक, वहां जाकर पढ़े। वो तस्वीर भी देखिए, वो तस्वीर असादी साहब वो तस्वीर भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि जहां जहां आपने दावा ठोका है, सिर्फ दावा ठोक देने भर से नहीं हो जाता, आपके पास कुछ का कोई सबूत होना चाहिए। वक्त की कितनी जमीनें जो लिखा पड़ी में बताइए। अरे वक्फ बोर्ड की जगह कई जमीनें जो कि जुबानी में होगी, 1100,000 एकड़ जगह हमारी दिल्ली में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। बकौल अजीज सेठ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर्नाटक 1978 में उन्होंने दावा किया था, अगर हुकूमत हमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दे दे जो हमारी अपनी है, जो गजट में शामिल है, हमें हुकूमत से कोई बरात नहीं चाहिए, कोई हमें जो है उनसे शिकायत नहीं होगी अगर वो हमारी प्रॉपर्टी वापस दे दे। 1976 में इस सिलसिले में इंदिरा गांधी ने पहल की थी। 1980 में जब हमने आंदोलन चलाया, उसके बाद की, अब उसके बाद वादा किया, देने का वादा किया। नहीं, अब ये कह रहे हैं कि जो गजट में है, जो गजट में है वो उनके पास दस्तावेज है, वो कह रहे हैं उसी आधार पर हम वहां पर दावा कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर गजट कर देंगे तो संपत्ति इनकी हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गजट है सर, एक मिनट, एक सेकंड, सर सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, आप थोड़ा आराम से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को गजट कर देंगे तो हाईकोर्ट इनका हो जाएगा, पार्लियामेंट को गजट कर देंगे तो पार्लियामेंट इनका हो जाएगा। इनके गजट करने से क्या होता है भाई? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, इस्लामिक लॉ के हिसाब से, यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर भी बैठे हैं, वक्फ का सेटल्ड कानून है कि एक इस्लाम को मानने वाला अपने जीवन में अपनी अर्जित की हुई संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। अब यहीं पे डिस्प्यूट आ रहा है कि अगर आपकी अर्जित की हुई संपत्ति नहीं है, ऑलरेडी वहां पे पूर्व से एक टाइटल किसी का वहां पे होल्ड कर रहे हैं, उस संपत्ति को भी गजट कर लिया, यही तो प्रॉब्लम है। और कह रहे हैं कि गजट पे रिलाई करो। अरे गजट पे कैसे रिलाई करें? कैसे गजट पे रिलाई करें? आप मुझे बताइए, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं और डॉक्यूमेंट के साथ बता रहा हूं। ज्ञानव्यापी के केस में जब कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, दीन मोहम्मद के केस में कहा गया कि औरंगजेब का यहां पे वक्फ करने का, पढ़ लीजिएगा सर, औरंगजेब का यहां पे वक्फ करने का कोई सबूत नहीं है। एक मिनट सर, औरंगजेब का वक्फ करने का कोई सबूत नहीं है, तो 1944 में उसको कहा कि ये वक्फ नंबर 100 है और शाही ईदगाह मस्जिद है हमारी। ये कहां से वफ हो गई? जब औरंगजेब वफ नहीं कर पाया, ताजमहल औरंगजेब शाहजहां वफ नहीं कर पाया, तो अब कहां से वफ हो गई? पूरा वफ के कानून को दुरुपयोग करके, जो कानून का मेन कंसेप्ट था वफ एक्ट 1923 का, उसको दुरुपयोग करके लॉ में जो कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो उसका दुरुपयोग करके सारी संपत्ति ली है। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है 2008 का, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, पढ़ लीजिए पैराग्राफ 30, उसमें उन्होंने कहा डिफेंस और रेलवे के बाद इस समय तीसरे नंबर पर वफ की जमीन है। और उन समय 2008 में उनके आंकड़े थे 3 लाख एकड़ का। आज जो आप आंकड़े दे रहे हैं 9 लाख एकड़, सर मैं कहना चाहता हूं 9 लाख एकड़ नहीं, 12 लाख एकड़ है। 12 लाख एकड़ जमीन हो गई है और ये सारी संपत्ति दान की हुई संपत्ति नहीं है, ये कब्जा की हुई संपत्ति है। रईस साहब ये बताइए कि क्या इस देश का कानून एक और बोर्ड की इजाजत दे सकता है? क्या ये मुमकिन है? देखिए, जहाँ तक जैन साहब ने कहा और जो डिमांड है हिंदू सनातन बोर्ड की, तो जैन साहब ये डिमांड पिछले साल ही उठा चुके हैं। अभी हमारी पहले ही बात हो रही थी, स्वामी जी ने सिर्फ रिपीट किया उस डिमांड को। लेकिन क्योंकि जैन साहब एक वकील है और मैं भी एक वकील हूँ, तो मैं थोड़ी सी लीगल बात यहाँ पे बता दूं कि उससे पहले ही यहाँ पर देश के अंदर बहुत सारे हिंदू एंडोमेंट एक्ट्स हैं और बहुत सबसे पुराना जो है मद्रास, सर अब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके नहीं बोला, तो मद्रास तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1959 में आजाद भारत के बाद की बात करूंगा मैं, 1863 की या 1890 की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा आजाद भारत के उसके बाद आप आंध्र प्रदेश चैरिटेबल रिलीजियस हिंदू एंडोमेंट एक्ट है 1983 का, उसके बाद तेलंगाना का। भारत के अंदर जो ये जो मिथ फैलाया गया है, जो गलतफहमी फैलाई जा रही है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीनें हैं, मैं पिछली डिबेटों में भी बात कह चुका हूं कि क्लियर तौर के ऊपर ये ऑन द रिकॉर्ड बात है कि अकेले तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट एक्ट के पास और आंध्र प्रदेश एंडोमेंट एक्ट के पास जितनी जमीन है वो पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास नहीं है तो चेक कर लीजिए। जैन साहब मुझे बता दे, नहीं तो मैं प्रूफ दूंगा। मैं जवाब दे दूं? जी बिल्कुल। अभी सर ने यहाँ पे कुछ उदाहरण एंडोमेंट एक्ट का उदाहरण दिया, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस एंडोमेंट एक्ट को और जरा वफ एक्ट को कंपेयर कर लीजिए। बताइए, आप हैरान करना चाहते हैं? सर देखिए, आपके बीच में नहीं बोला। रईस जी कचहरी चल रही है। जज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जज साहब को भी सुन लीजिए, जज साहब को भी सुन लीजिए। 76 का ये फिजिकल लेटर है, सुन लीजिए, आपका सबूत चाहिए ना, आपका सबूत चाहिए। ये एक सेकंड इस पेपर में क्या है? एक सेकंड, ये पेपर में क्या है? जैसा ये देखिए, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड, मैं जज साहब को दीजिए। जज साहब ये देख ले, इन्होंने 1976 में ये कहा है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने सारी स्टेट को ये लेटर लिखा था कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकार के कब्जों में है, राज्य सरकारों के, वो या तो उनका मुआवजा दे या फिर उनको खाली करें जगहों को, या उनका जो है मार्केट रेट से किराया दे। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जी, आप उस कैमरे पे दिखा सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 30
पैराग्राफ नंबर 30 जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। विष्णु शंकर जैन और देवकी नंदन ठाकुर के आंकड़े नहीं है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट सर आपको भी व्हाट्सएप कर देंगे, पढ़ लीजिएगा, इसको जूम करते हुए देख लीजिए क्या लिखा है पैराग्राफ 30 में। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे, डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के मेरे आंकड़े नहीं है, गुलाम मोहम्मद, जस्टिस गुलाम मोहम्मद के आंकड़े। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे कहा तमिलनाडु के एक सेकंड रईस जी, आपने अपना पक्ष रख लिया, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। जी आप अपना पक्ष रखिए। उन्होंने कहा तमिलनाडु का एंडोमेंट एक्ट और कर्नाटक का एंडोमेंट एक्ट, अलग अलग एंडोमेंट एक्ट यहाँ पे गिना दिए। सर उस एंडोमेंट एक्ट में क्या हो रहा है? उस एंडोमेंट एक्ट में मंदिर का अधिग्रहण हो रहा है। आइए विष्णु शंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी आप प्लीज प्लीज बैठ जाइए। सादी साहब आप कटघरे से बाहर आ जाइए प्लीज, आइए। देखिए एक बार में एक बोलेगा, हाँ जी और खड़ा होकर बोलेगा, बैठ कर बोलेगा, खड़ा होकर एक टाइम में एक ही बोले जी। एक सेकंड। अब मैं जज साहब आपसे अनुमति लेना चाहूंगा कि एक बार फिर से मैं देवकी नंदन ठाकुर जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूं, अनुमति है? इजाजत है। देवकी नंदन ठाकुर जी एक बार फिर से कटघरे में आइए, क्योंकि इस मामले में आप ही अपील करता है तो सबसे ज्यादा सवाल आप ही से यहां पर होंगे। हालांकि दोनों पक्ष हैं, एक एक करके अपनी बात वो रख रहे हैं अपने पक्ष में, लेकिन सवाल देवकी नंदन ठाकुर जी ये है कि जिस सनातन बोर्ड के गठन की बात आप कर रहे हैं उसका कोई एक स्ट्रक्चर, उसका एक ढांचा, एक खाका आपके दिमाग में होगा कि वो बोर्ड कैसा होगा, पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होगा? क्या ये बोर्ड बिल्कुल वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर जैसा होगा? सबसे बड़ी बात, सनातन बोर्ड को हमारे 4 शंकराचार्य जैसा जो सनातन को रन करते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर पूरा सनातन चलता है, तो हम उनमें से 1 या 2 शंकराचार्यों को या जो भी सरकार नियुक्त करे, हमारा सनातन नियुक्त करेगा, वो उसके कर्ता धर्ता होंगे, लेकिन सरकारी ऑफिसर उसमें हम कोई नहीं रखना चाहेंगे।